Hello guys, how are you all? Hope you are all doing great. And this is Anuj, and today I am going to have a discussion with you all. One of the important amendment which has been brought by the IBBI in CIRP regulations, और ये जो basically amendment है IBBI CIRP Fifth Amendment Regulation 2025. तो हमारा जो ये regulations हैं वो CIRP regulation इसके अंतर्गत amendment लाया गया और IBBI की ये फिफ्थ amendment है सीआरपी रेगुलेशंस के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को नोट करना है कि कितनी ज़्यादा अमेंडमेंट लाया जा रहा है सीआरपी रेगुलेशंस के अंतर्गत। एंड द पर्पस जो है अमेंडमेंट लाने का एक ही है कि आईबीबीआई कोड को एकदम कॉम्पैक्ट और कह सकते हो कि रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे बनाया जाए। ठीक है, सो आईबीबीआई इज कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन दैट। एंड जो ये अमेंडमेंट है 4 जुलाई को इंट्रोड्यूस किया गया था आईबीबीआई के द्वारा। आई एम लिटिल लेट टू रिकॉर्ड दिस वीडियो, बट यस ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। ये अमेंडमेंट को 4 जुलाई को लाया गया था। और इफ वी टॉक अबाउट द इफेक्टिव डेट ऑफ द अमेंडमेंट, तो इमीडिएट बेसिस पे इस अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और इस अमेंडमेंट को किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो ऑब्वियसली आईबीबीआई के पास पावर है अमेंडमेंट को लाने की इन सीआरपी रेगुलेशंस। तो इस जो अमेंडमेंट है वो भी आईबीबीआई ने इशू किया है। और जो रेलिवेंट रेगुलेशन है जिसके अंतर्गत हमारे को ये अमेंडमेंट देखने को मिल रही है, तो वो सीआरपी रेगुलेशन 2016 सीआईपी रेगुलेशन 2016 जो कि अप्लीकेबल होता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के ऊपर। एंड इसी रेगुलेशन के तहत हमारे को ये अमेंडमेंट देखने को मिलता है। तो नाउ वी विल हैव टू चेक आउट कि क्या अमेंडमेंट लाया गया है। तो बेसिकली डिस्क्लोजर को लेकर के है ये अमेंडमेंट। मैं आपको जनरली बता दूं, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो सीआरपी प्रोसेस के अंतर्गत आरपी के द्वारा बनाया जाता है, इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लोजर देनी होगी अब आफ्टर ब्रिंगिंग दिस अमेंडमेंट। और वो डिस्क्लोजर किस चीज से लेकर के होने वाली है, तो वो डिस्क्लोजर अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन को लेकर के है। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक एट मैंडेटरी डिस्क्लोजर इन आईएम। क्या मैंडेटरी डिस्क्लोजर हमारे को देना है? ऐसे तो आईएम के अंदर सारे चीज को डिस्क्लोजर ही हम देते हैं रेगुलेशन 36 के तहत, बट उसमें एक चीज और एड ऑन हो गया है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो आरपी होंगे मस्ट इंक्लूड इन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। क्या इंक्लूड करना पड़ जाएगा? ऑल आइडेंटिफाइड अवॉइडेंस ट्रांजेक्शंस, जितने भी आइडेंटिफाइड अवॉइडेंस ट्रांजेक्शंस हैं सीआरपी प्रोसेस के अंतर्गत एक सीडी के ऊपर, वो उसकी तमाम जानकारी हमारे को क्या कहाँ पे देना है, अवॉइडेंस ट्रांजेक्शंस की जानकारी आईएम में देने हैं। नेक्स्ट, एनी फ्रॉडुलेंट और रॉन्गफुल ट्रेडिंग यदि पाया जाता है तो उसकी भी जानकारी हमारे को कहाँ पे देना है, आईएम के अंदर देना है। आईएम मस्ट बी अपडेटेड रेगुलरली एंड शेयर्ड पीरियोडिकली विद द कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स। गाइस, यू आर ऑल वेरी मच अवेयर दैट कि आईएम जब बनाया जाता है तो उसको सीओसी मेंबर्स को शेयर किया जाता है। यस, शेयर करने से पहले आरपी को ये इंश्योर करना होता है कि एक जो कॉन्फिडेंशियलिटी अंडरटेकिंग है वो सीओसी मेंबर्स आरपी को दे दिया है। यदि नहीं दिया है तो वो आईएम शेयर नहीं किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आरपी को इंश्योर करना होगा कि दे हैव सबमिटेड द कॉन्फिडेंशियलिटी अंडरटेकिंग। ठीक है, उसी तरीके से अब है क्या कि आईएम को हमारे को अपडेट रखना पड़ेगा रेगुलरली, उसको अपडेट करना होता है। वैसे भी हम लोग आईएम को अपडेट ही रखते थे, जो भी अमेंडमेंट आता था उसका एडेंडम के थ्रू या फिर जो भी है जिस तरीके से भी प्रैक्टिस फॉलो किया जाता आईएम को अपडेट करते रहते थे और वो चीज़ हम लोग सीओसी को कम्युनिकेट करते थे। बट थिंग्स दैट नाउ RP is required to periodically share with the committee of the creditors so they can have the clear view of the amendment in the information memorandum। ठीक है, तो ये चीज़ें अपडेट रखना है और शेयर करने हैं। दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है गाइस, आपको यहाँ पे नोट करने वाली बात है। फर्स्ट जो एस्पेक्ट्स हैं ये कि आरपी क्या करेगा, अपडेट करेगा, कीप अपडेटेड, है ना, कीप अपडेटेड। आईएम को आप अपडेटेड रखोगे। ठीक है, फर्स्ट एस्पेक्ट ये है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो कि पीरियोडिकली आप सबमिट करते रहोगे, है ना। सबमिट किसको? सीओसी को पीरियोडिकली आप सबमिट करते रहोगे। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इस अमेंडमेंट की दूसरी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर हम बात करते हैं तो है रिस्ट्रिक्शन ऑन असाइनमेंट इन द रेजोल्यूशन प्लान। असाइनमेंट इन द रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है, असाइनमेंट को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। किस चीज़ की असाइनमेंट की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन की असाइनमेंट को लेकर के बात किया जा रहा है। तो कब हम अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन की असाइनमेंट की बातें नहीं कह सकते रेजोल्यूशन प्लान के अंतर्गत, कब हम लोग ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं रेजोल्यूशन प्लान के अंतर्गत, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो रेजोल्यूशन प्लान कैन नॉट, पॉइंट टू बी नोटेड, रेजोल्यूशन प्लान जो है हमारा, रेजोल्यूशन प्लान कैन नॉट असाइन अवॉइडेंस ऑब्लिक फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन अनलेस, नहीं कर सकते,
असाइनमेंट की बात हम रेजोल्यूशन प्लान के अंतर्गत नहीं कर सकते। कब? डिस्क्लोज इन द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ठीक है, एंड इंटीमेटेड टू ऑल द प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, ठीक है, अंडर रेगुलेशन 35A 3A बिफोर फाइनल सबमिशन डेट। तो गाइज, ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग नहीं कर सकते अनलेस कि आप प्रॉपर डिस्क्लोजर दे दी हो आईएम के अंतर्गत, और इंटीमेटेड टू ऑल द पीआरए को भी हमने वो चीज इंटीमेट कर रखा है बिफोर क्या? फाइनल सबमिशन डेट, ठीक है, रेजोल्यूशन प्लान की फाइनल सबमिशन डेट से पहले हमारे को वो चीज क्या करना है, बताना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, वो असाइनमेंट का बात रेजोल्यूशन प्लान में लिख नहीं सकते। और हम लोग अक्सर इसी बात को देखते हैं कि जो अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन्स की असाइनमेंट की बात रेजोल्यूशन प्लान में लिखा होता है। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट असाइनमेंट की बात करता है रेजोल्यूशन प्लान में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कई कैसी केसेस होते हैं जब रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, रेजोल्यूशन प्लान की सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो उसके बाद की जो प्रोसेस होता है कि अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन्स को कौन कैरी अपॉन करेगा, कौन उसको कोर्ट में परस्यू करेगा, उस के लीगल एक्सपेंसेस कौन पे करेगा, उससे जो बेनिफिट्स आएगा किसके पास जाएगा, वो तमाम चीज़ों को एड्रेस किया जाता है रेजोल्यूशन प्लान के अंतर्गत। और ऐसा प्रैक्टिस फॉलो की जाती है कि जो अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन है वो सीओसी को असाइन कर दो, सीओसी उसको परस्यू करेगा, उसकी खर्च से बियर करेगा, उससे जो रिकवरी होगा वो सारे का सारा किसके पास जाएगा, सीओसी के पास जाएगा। बट रेजोल्यूशन एप्लीकेंट असाइनमेंट, ये जो असाइनमेंट ही तो हो रही है, असाइनमेंट के बाद तभी लिखा जाएगा जब प्रॉपर डिस्क्लोजर दी गई है इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के ऊपर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बर्डन, अकाउंटेबिलिटी जो है आईपी का वो बढ़ा दिया गया है कि आपको टाइम बाउंड मैनर में आपको डिस्क्लोज करने होंगे इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंतर्गत। एटलीस्ट रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने से पहले आपको वो बताना पड़ेगा। रेजोल्यूशन फाइनल यहाँ पे एक भी है कि फाइनल सबमिशन, ठीक है, फाइनल सबमिशन डेट है, ठीक है, तो फाइनल सबमिशन डेट से पहले आप उनको बता दो। नाउ व्हाट वी हैव टू अदर एस्पेक्ट्स पे जो बात हम लोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव, कि ये जो अमेंडमेंट लाया गया है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मीट आउट होने वाले हैं आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग दिस अमेंडमेंट। तो कह सकते हैं कि इनहेंस्ड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और जो अकाउंटेबिलिटी है ना वो इनहेंस हो जाएगा। हाउ ट्रांसपेरेंसी विल इनहेंस एंड अकाउंटेबिलिटी विल इनहेंस? यस, ट्रांसपेरेंसी इनहेंस हो जाएगी बिकॉज जब हम लोग जो ग्रे एरिया है ना, जो आईए में ये चीज एड्रेस नहीं हो पाता है अबाउट द अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन, अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन की क्लियर डिटेल्स नहीं प्रोवाइड हो पाती इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के पीछे। इसके पीछे जो भी रीजन रहता होगा, टाइमली एक्शंस नहीं लिए जाते हैं या फिर ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके वजह से हम लोग आईएम के ऊपर प्रॉपर इन अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लियर व्यू अपना प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। और इसके भी जो मोस्ट कॉमन रीजन है कि ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिकॉर्ड्स विद द आईपी इज अनेबल टू टेक एनी डिसीजंस, और ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, ट्रांजेक्शन ऑडिट की रिपोर्ट नहीं आ पाती है, तो चीज़ें डिले हो जाती। बट नाउ थिंग्स is very much clear that the IP is required to provide the details pertaining to the avoidance transactions in information memorandum। तो चीज़ें सब बहुत क्विकली करना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या कि जितने भी सीओसी मेंबर्स हैं उनको एक प्रॉपर क्लियर व्यू होगा कि वो कौन कौन से अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन्स हैं, उसमें कितने स्टेक्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो दिस इंटायर थिंग्स विल बी हेयर। तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगा, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ गया है आईपी के ऊपर। अकाउंटेबिलिटी इसलिए बढ़ गया है कि आईपी को अब मैंडेटली ये चीज़ को करना पड़ेगा बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। सेकेंडली, जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हैं उनको भी अपनी ट्रीटमेंट को बताना पड़ेगा अपने रेजोल्यूशन प्लान के अंतर्गत। तो वेटर वैल्यू मैक्सिमाइजेशंस में भी ये चीज़ को हेल्प करेगा, बिल्कुल हेल्प करेगा। कैसे करेगा आप इसको सोचो कि यदि सीओसी मेंबर्स को पता है कि हमारे इस सीडी के अंतर्गत इतनी वैल्यू की अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन है जो कि फ्यूचर में आएगा, और वो यदि बेनिफिट्स रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को जा रहा है तो उससे ज़्यादा पैसा मांगा जाएगा, सीओसी ज़्यादा प्लान वैल्यू मांगेंगे, और वो यदि पैसे वापस सीओसी को आएगा तो अकॉर्डिंगली जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो भी नेगोशिएट इस चीज़ को कर पाएगा। और इनेबल इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, सीओसी और जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो इन्फॉर्म डिसीजन कह सकते हो कि लेने में उनको आसानी होगा, बिकॉज उनको पता होता है कि कितने अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन है, क्या करना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के लिए भी चीज़ आसान हो जाती है जब उनको क्लियर व्यूज होती है, क्लियर पिक्चर मिल जाता है कि अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन कितने की है प्रोसेस में। ठीक है, इम्प्रूव प्राइस डिस्कवरी ड्यूरिंग द सीआरपी। यस,
प्राइस डिस्कवरी करने के टाइम पे ये जो अमेंडमेंट है वो क्रूशियल रोल प्ले करने वाली है, बिकॉज बेटर बार्गेनिंग और नेगोशिएशन पॉसिबल हो जाएगा। तो गाइस ये छोटा सा अमेंडमेंट था, बट अमेंडमेंट ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, एंड इफ यू थिंक video is important, so please don't forget to give a thumbs up, because that's the only source of inspirations which inspires us to just record the videos and go for the ppts, all these stuff. So thank you very much once again, and if you are having any queries and doubts, then please write on the email id casanujpande@ibsp.co.in. Thank you very much.